दिस इज़ थर्ड वीडियो ऑफ CRPC 1973। सेक्शन 3 से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब है कंस्ट्रक्शंस ऑफ रेफरेंसेस। आपका सेक्शन 3 का मार्जिनल हेड है कंस्ट्रक्शंस ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि किस किस चीज़ का क्या क्या मायने होंगे वो देखेंगे। इन दिस कोड कंस्ट्रक्शंस इन रेफरेंसेस का मतलब ये है कि कोई भी रेफरेंस अगर यूज की गई है उसको हम लीगली कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, क्या मीनिंग होगा उसका। तो एनी रेफरेंस विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड टू अ मजिस्ट्रेट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट अनलेस कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। कोई भी रेफरेंस अगर मजिस्ट्रेट से रिलेटेड है, अगर कोई वर्ड मजिस्ट्रेट यूज हुआ है तो उसको कैसे लीगली कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। इसका मतलब ये है अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अगर कंटेक्स्ट में दूसरी चीज़ नहीं दे रखी है तो उसका मतलब क्या होगा मजिस्ट्रेट यूज़ करने का मतलब। अगर कोई एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया से आउटसाइड एरिया है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। अगर कोई एरिया जो मेट्रोपॉलिटन एरिया से रिलेटेड है तब ये माना जाएगा कि हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। अब बी क्लॉज कहता है एनी रेफरेंस टू अ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास सेल इन रिलेशन टू एन एरिया आउटसाइड अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। जब हम मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास बात करेंगे और वो एरिया जहाँ मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है तब उसका मतलब क्या होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात कर रहे हैं हम। और कोई भी अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया के रेफरेंस में बात कर रहे हैं सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, तो उसका मतलब यही है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया में कोई सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट टाइप की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, सी में देखते हैं एनी रेफरेंस टू अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का मतलब क्या होगा। अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया के रेफरेंस में है तो उसका मतलब यही होगा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर कोई दूसरे एरिया के बारे में बात हो रही है तो ये समझा जाएगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बारे में आपका जो है बात हो रही है। अब कोई भी रेफरेंस अगर CGM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिलेटेड है तो उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया से रिलेटेड अगर कोई मामला है तो उसका मतलब होगा कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात हो रही है जो उस जुरिस्डिक्शन में जो है आपका एक्सरसाइज कर रहा है पावर्स को। उसके बाद आपका सेकंड क्लॉज क्या कहता है, इन दिस कोड अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इस कोड में जब तक कि कंटेक्स्ट में कुछ दूसरी चीज़ नहीं दे रखी है, एनी रेफरेंस टू अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोई भी रेफरेंस जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिलेटेड क्या मानी जाएगी, इन रिलेशन टू अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये माना जाएगा कि हम कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब भी यूज़ होगा तो ये मान लिया जाएगा, ये कंस्टिट्यूट कर लिया जाएगा कि कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। ठीक, अगर स्पेशली रेफ़र कर रखा है, जैसे मान लीजिए 355 में आप देखेंगे कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से रिलेटेड स्पेशल प्रोविज़न है कि वो जजमेंट राइटिंग कैसी करेंगे, तो वो अगर हमारा स्पेशल मेंशन कर रखा है तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ तो ये माना जाएगा जहाँ भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यूज़ हुआ है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, या कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यूज़ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का मीनिंग है ये। तो अब 3 क्लॉज देख लेते हैं। अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एनी रेफरेंस इन एनी इनेक्टमेंट पास्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड। इस कोड से आने से पहले कोई भी रेफरेंस किसी भी इनेक्टमेंट में अगर यूज़ हुई है, जैसे मान लीजिए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का यूज़ हुई है तो उसको ऐसे मान लिया जाएगा कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के बारे में बात हो रही थी। अगर कोई मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कोई यूज़ हुई है टर्म, या थर्ड क्लास यूज़ हुई है, तो ये मान लिया जाएगा कि मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के बारे में बात हो रही है, क्योंकि थर्ड क्लास का मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास जो है अब जो है ख़त्म कर दिया है। ये जो वो है मतलब मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास वाला जो प्रावधान था उसको ख़त्म कर दिया है। अगर कोई प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट का यूज़ हो रहा है तो ये मान लिया जाएगा कि ये जो है MM और CMM के बारे में बात हो रही है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बात हो रही है। डी क्लॉज क्या कहता है, कोई भी एरिया जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में इंक्लूड किया गया है, ठीक है, जैसा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया सेक्शन 8 में दे रखा है, ठीक, अगर वहाँ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के बारे में बात हो रही है तो ये मान लिया जाएगा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में ही बात हो रही है। ऊपर भी हम देख चुके हैं, दोबारा से इस चीज़ को मेंशन किया गया। ठीक है, अब कोई भी दूसरे अदर लॉ में, ठीक है, अब कोई भी दूसरे लॉ में, जैसे ये जो तीसरी क्लॉज है ये एनी इनेक्टमेंट जो पास्ट बिफोर द एक्ट से रिलेटेड बात की गई थी। अब कोई भी दूसरे लॉ जो इस कोड से डिफरेंट है, यानी कि CRPC के अलावा कोई और दूसरा लॉ है,
ठीक है। तो उसमें अगर कोई मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज कर रहा है फंक्शन रिलेटेड टू मैटर्स, अगर वहाँ ये है कि एप्रिसिएशन और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ एनी वो डिसीजन which exposes any person to any punishment or penalty or detention in custody pending investigation, inquiry, trial, or would have the effect of sending him for trial before any court, this shall subject to provision of this code be exercisable by judicial magistrate। ठीक है। कोई भी ऐसा, जैसे मान लीजिए कोई भी मजिस्ट्रेट है, उसका मतलब वो किन मेथडों से डील कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस हो रहा है या शिफ्टिंग ऑफ एविडेंसेस हो रही है या कोई भी उनको डिसीजन देना है, ठीक है, या किसी भी पर्सन को पेनल्टी देना है या किसी भी पर्सन को डिटेंशन या कस्टडी में डालना है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग के दौरान या ट्रायल चल रहा है उसके दौरान, ठीक है। तो ये मान लिया जाएगा कि वो जो कोर्ट जो ट्रायल चल रहा है, ठीक है, वो ये मान लिया जाएगा कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही एक्सरसाइज कर रहा है उस पावर को, ठीक है, क्योंकि मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट का टर्म का मतलब यही है, जो इसमें यूज़ किया गया है वही मान लिया जाएगा कि हाँ भैया जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ये चीज़ें बात हो रही हैं। ये नहीं रेफरेंस किया जाएगा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने ही बात चल रही है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपना अलग डीलिंग होती है, ठीक है। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रेफरेंस में मजिस्ट्रेट वर्ड यूज़ हुआ है, इसका कहने का मतलब ये है। और विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर, अगर वो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर की बात है तब हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मान लेंगे। मतलब अगर जुडिशियल नेचर की बात है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अगर एग्जीक्यूटिव नेचर की बात है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये सिंपली इसमें क्लैरिफाई कर रखा है, ठीक। अब सेक्शन 4 देख लेते हैं, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर आईपीसी एंड अदर लॉज, ठीक। ऑल ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी, जो इंडियन पिनल कोड है आपका, भारतीय दंड संहिता है, जो कि एक्ट नंबर 45 है 1860 का, 1860 का, सेल बी इन्वेस्टिगेटेड, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इंक्वायर किया जाएगा या ट्राई किया जाएगा या अदरवाइज डेल्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न हेयर इन आफ्टर कंटेंट, किसके द्वारा, जो भी प्रोविज़न आपके जो है हेयर इन आफ्टर, यानी कि जो बाद में जैसे सेक्शन 4 के बाद जितने भी सेक्शंस हैं उनमें डील किया जाएगा कि कैसे कैसे आपका जो है आईपीसी के ऑफेंसेस को कैसे आपका इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, कैसे इंक्वायरी होगी, कैसे ट्रायल होगा, तो वो सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं। और ये सिर्फ आईपीसी के ऑफेंसेस को नहीं डील करता है सीआरपीसी, ये और भी ऑफेंसेस को करता है, वो सेकंड क्लॉज में बताया है। ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट विद according to the same provision but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigation, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences। मान लीजिए कोई दूसरा लॉ है, उसमें ऑफेंसेस से रिलेटेड की ऐसे इंक्वायरी होनी है या ऐसे कुछ होना है, अगर स्पेशली प्रोवाइडेड है तब उसके सब्जेक्ट रहते हुए, अगर नहीं प्रोवाइडेड है तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर मान लो प्रोवाइडेड है तो उसके अधीन रहते हुए हमको जो है सीआरपीसी के रेगुलेशंस के साथ चलना है, यानी कि सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न प्रोवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर लॉ, ठीक है। अगर है प्रोवाइडेड, तब नहीं प्रोवाइडेड है तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये तो बताइए हमको, ठीक है। तो यही इसमें कह रखा है। अब सेविंग्स क्या है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड सेल इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविज़न टू द कंट्रेरी। नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड, आप समझिए इस कोड में कुछ भी कंटेंट है, ठीक है, उसके नथिंग, यानी कि वो ये जो है एक तरह से सेविंग क्लॉज है कि कोई भी चीज़ इसमें जो कंटेंट है, ठीक है, अगर मान लो उसमें जो है कोई एक स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है उसके कंट्रेरी कहीं भी, मतलब उसके विरुद्ध में कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है, तो ये जो कोड है ना उसको अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी स्पेशल लॉ में कुछ चीज़ दे रखी है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसके जो है अगेंस्ट में भी कोई चीज़ नहीं है, और इसमें जो है आपका जो है सीआरपीसी मान लो कोई चीज़ प्रोवाइड कराती है और वो स्पेशल लॉ प्रोवाइड कराता है। सिंपल बात ये है कि एक प्रिंसिपल होता है जनरलिया स्पेशलिवर्स नॉन डेरोगेट। अगर जहाँ स्पेशल लॉ दे रखा है तो जनरल लॉ वुड नॉट अफेक्ट दैट स्पेशल लॉ। ये आप याद रखिएगा सेक्शन 5 के रेफरेंस में कि जनरलिया स्पेशलिवर्स नॉन डेरोगेट, जब भी कोई भी चीज़ आपकी स्पेशल लॉ दे रखा होता है तो दैट स्पेशल लॉ शैल प्रिवेल ओवर दैट जनरल लॉ, ठीक है। यानी सामान्य लॉ के ऊपर वो जो विशेष अधिकार है या विशेष कानून है वो प्रिवेल करता है, ठीक है। तो यही इसमें बात की गई है, बस आप इतना याद रखिएगा सेविंग्स पे। उसके बाद आपका चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 2 के लिए हम देखते हैं कि क्लासेस, इसमें हम सेक्शन 10 तक देखेंगे, सेक्शन 10 तक नहीं, सेक्शन 8 तक देखेंगे हम इसमें, इस वीडियो में। उसके बाद दूसरी वीडियो में देखेंगे हम
सेक्शन 6 क्या कहता है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड के बारे में बात करता है। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड यानी कि चैप्टर 2 है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड एंड आपका जो है ऑफिस के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड में क्या क्या आता है, बिसाइड्स द हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, हाई कोर्ट तथा दूसरे कोर्ट के अलावा जो दूसरे लॉ में कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं उनके अलावा कौन कौन से कोर्ट होंगे, ठीक है। तो अब उसमें क्या है, देयर शैल बी इन एवरी स्टेट, हर एक स्टेट में हाई कोर्ट या दूसरे कोर्ट के अलावा जो किसी दूसरे लॉ में कॉन्स्टिट्यूट किए गए उनके अलावा द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, नेमली कौन कौन सी क्लासेस होगी, हाई कोर्ट या अदर कोर्ट्स के अलावा, हाई कोर्ट को भी याद रखना है और अदर कोर्ट्स को भी याद रखना है जो दूसरे लॉ में है, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन सी होगी, कोर्ट ऑफ सेशन होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होगा, या कोई भी मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास होगा, या फिर आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा। आप ये कहोगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास क्यों नहीं दे रखा है, मैंने आपको बताया कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में कोई सेकंड क्लास कैटेगरी नाम की चीज़ नहीं होती है, ठीक है। सीधे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का रेफरेंस होता है जो कि हम सेक्शन 3 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अब कोर्ट क्या क्या होगी आपकी, हाई कोर्ट, अदर कोर्ट अंडर एनी लॉ, ठीक है। तो ये तो 2 हो गए। उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, ठीक, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक। उसके बाद आपका टेरिटोरियल डिविजन्स देख लेते हैं कि कैसे कैसे टेरिटरी डिवाइडेड होती हैं। तो एवरी स्टेट सेल अ सेशंस डिवीज़न और सेल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीज़न, एवरी सेशंस डिवीज़न सेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। यानी कि देखिए इसका मतलब ये है कि हर एक स्टेट में सेशंस डिवीज़न होगी, यानी सत्र न्यायालय होंगे, ठीक है। और उन सत्र न्यायालय को क्या कहा जाएगा कि मान लो कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिले लेवल पर कोई एक सत्र न्यायालय हो सकता है, या कई डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक सत्र न्यायालय हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये है, प्रोवाइडेड दैट एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया, और हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए सेल फॉर द साइड पर्पजेज बी अ सेपरेट सेशंस डिवीज़न एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए एक सेपरेट सेशंस डिवीज़न होगा और उसका डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि राज्य सरकार चाहे तो आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करने के बाद, उनको समझ बूझ करने के बाद क्या करेगा, अल्टर द लिमिट और द नंबर ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट, क्या कर सकती है, अल्टर कर सकती है लिमिट्स या नंबर ऑफ सच डिविजन्स को, यानी कि जो डिविजन्स हैं उनको बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उनके लिमिट्स को बढ़ा सकती है, उनके लिमिट्स को घटा सकती है, और जिलों को घटा सकती है, बढ़ा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट का आपका पावर है, ठीक है। ये सेकंड क्लॉज में दे रखा है। थर्ड क्लॉज क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद क्या कर सकती है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट को आपका डिवाइड कर सकती है सब डिविजन्स में यानी तहसील्स में, या फिर मे अल्टर द लिमिट और नंबर ऑफ सच डिविजन्स। मान लीजिए 7 सब डिविजन्स तो उनको जो है 8 कर सकते हैं आप सब डिविजन्स, या 7 सब डिवीज़न को आप 6 सब डिवीज़न में बना सकते हो, उनके लिमिट्स को मतलब रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट आपका कर सकते हैं टेरिटोरियल डिवीज़न के हिसाब से। अब उसके सेशंस डिवीज़न जो होते हैं, सत्र न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, सब डिवीज़न जो भी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड शैल बी डीम टू बी फॉर्म अंडर दिस सेक्शन, ये माना जाएगा कि इस सेक्शन के अंतर्गत उनको फॉर्म किया गया है। और आपसे कोई पूछ ले हाउ दी सेशंस डिवीज़न आर फॉर्म, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं सेक्शन 7, ठीक है। और इसकी क्लॉज आपकी 4 डायरेक्टली कह रही है कि ये मान लीजिए जाएगा इस सेक्शन के अंतर्गत ये जो है सेशन डिवीजन्स फॉर्म किए गए हैं। तो ये पावर किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की है, ठीक। उसके बाद सेक्शन 8 देख लेते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ क्या है। द स्टेट गवर्नमेंट में, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है, बाय नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन निकालेंगे। उसके बाद डिक्लेयर दैट, वो क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, एज फ्रॉम विच डेट, किस डेट से आपका जो है, एज मे बी स्पेसिफाई इन द नोटिफिकेशन, जैसा कि नोटिफिकेशन में आपका स्पेसिफाई किया गया होगा, एनी एरिया इन द स्टेट कंप्राइजिंग अ सिटी और अ टाउन whose population exceeds 1 million shall be a metropolitan area for the purposes of this code, ठीक है। कोई भी एरिया जिसमें जो कि पॉपुलेशन जो है 10 लाख से ज़्यादा है, यानी कि 1 मिलियन से ज़्यादा है, जिसे हम 10 लाख भी बोलते हैं, तो उस एरिया को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलेंगे इस कोड के रेफरेंस में, ठीक है। फिर सेकंड है, एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, इस कोड के कमेंसमेंट के बाद या इस
कोड के अमेंडमेंट से क्या होता है, ईच ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, यानी कि जो भी आपकी 3 प्रेसिडेंसी टाउन दे रखी हैं, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, एंड द सिटी ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद का सिटी भी इसमें मेंशन कर रखा है, शैल बी डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सबसेक्शन 1 टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो इन तीनों एरिया और अहमदाबाद के एरिया को ये मान लिया जाएगा कि वो जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया है। द स्टेट गवर्नमेंट में, थर्ड क्लॉज कहती है कि राज्य सरकार चाहे तो बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, अल्टर कर सकती है लिमिट ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया, बट द रिडक्शन अल्टरेशन शैल नॉट बी मेड एज टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया टू लेस देन 1 मिलियन। मतलब आप घटा बढ़ा सकते हो लिमिट को मेट्रोपॉलिटन एरिया की, लेकिन इतना नहीं घटा दो कि वो 1 लाख, वो जो 1 मिलियन के जो प्रोविज़न दे रखा है उससे कम कर दो। यानी कि ये जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है 1 मिलियन की, दैट शैल बी फॉलोड, ठीक है, इसको नहीं आप हटा वटा सकते। बाकी आप वैसे मतलब टेरिटरी को आप हटा सकते हो, लेकिन पॉपुलेशन आपकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी ऑफ 1 मिलियन, ठीक है। उसके बाद वेयर आफ्टर एन एरिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, जब आपका एक एरिया आपका डिक्लेयर किया जाता है और डीम टू हैव बीन डिक्लेयर्ड, और ये मान लिया जाता है कि उसको डिक्लेयर कर दिया गया है मेट्रोपॉलिटन एरिया के तौर पे, तो जो पॉपुलेशन है उस एरिया में अगर वो 1 मिलियन से कम आपकी हो जाती है तो सच एरिया सेल, तो उस एरिया को क्या मान लिया जाएगा, ऑन एंड फ्रॉम सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में, कौन सी डेट से, जिस डेट से स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है, मतलब बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ सीज टू बी ए मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो उस दिन से आपका जो है ये मान लिया जाएगा कि भैया जो है अब वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहा। मान लो 1 मिलियन से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन फॉल कर गई, 1 मिलियन से कम पॉपुलेशन हो गई उनकी, ठीक है, तो उसको ये मान लिया जाएगा अब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया की कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। सिंपल बात है, रिक्वायरमेंट ऑफ 1 मिलियन शुड बी फॉलो, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। बट नॉट विद स्टैंडिंग सच सीजर, ठीक है, मान लो कोई सीजर हो गया है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहा है, ठीक है, उसके नॉट विद स्टैंडिंग रहते हुए, ठीक है, क्या होगा, एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अपील पेंडिंग इमीडिएटली बिफोर सच सीजर, मान लो ये सीज हुआ है उससे पहले कोई भी इंक्वायरी, कोई भी आपका जो है ट्रायल या अपील पेंडिंग कर रही थी, ठीक है, इस सीजर से पहले, तो वो क्या करेगी, वो मान लो किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अंतर्गत अगर वो थी तो ये मान ली जाएगी कि भैया वो जो है वो सीजर प्लेस नहीं किया था, यानी कि सीजर नहीं हुई थी, ये मान लिया जाएगा। उनको डायरेक्ट उन प्रोसीडिंग्स को ऐसा चलाया जाएगा जैसे कि क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सीज करने से पहले देख रहा था, ठीक है। ये आपका ये इसमें दे रखा है, और ये क्लॉज 4 से शायद मैंने कहीं क्वेश्चन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में देखा था, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा दोबारा, ठीक है। Where the state government reduces or alters under subsection 3 the limits of any metropolitan area, such reduction or alteration shall not affect any inquiry, trial or appeal pending immediately before such reduction or alteration before any court of magistrate, and every such inquiry or trial or appeal shall continue to be dealt with under this code as if such reduction or alteration had not taken place, ठीक है। तो ये सिंपली बात जो ऊपर दे रखी है वही इसका मीनिंग है। एक्सप्लेनेशन क्या है, इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज असरटेन्ड एट द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ विच द रिलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड, यानी कि अभी कौन सी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाएगा, 2011 की जो आपकी सेंसस है उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि विच एरिया शुड बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया और नॉट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेंसस आएगी उसके हिसाब से देखेंगे कि कौन सा मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ ख़त्म होता है सेक्शन 8। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है सेक्शन 9 से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।